अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, राज साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे फरीदाबाद के होटल में छिपा था, इस तरीके की रिपोर्टें आई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य में छापेमारी कर रही है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से निकलकर फरीदाबाद पहुंच गया था। इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि फरीदाबाद में खासतौर पे बड़खल चौक पे एक ओयो होटल है, वहां पर विकास दुबे अपने साथियों के साथ था। पुलिस के कर्मी, हरियाणा पुलिस के कर्मी वहां पर सादे लिबास में गए जब उनको इनपुट मिला, और वहां पर उन्होंने जब छापेमारी की तो विकास दुबे तो नहीं मिला, लेकिन उसका एक साथी मिला है। बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज होटल वालों ने पुलिस को सौंपी है, उसमें एक व्यक्ति का चेहरा, उसका हुलिया विकास दुबे से मिलता है। उसके साथी ने ये कंफर्म किया है पुलिस को कि विकास दुबे उसके साथ उस फरीदाबाद वाले होटल में था। अब वो कहाँ है फिलहाल अभी किसका पता नहीं है। पुलिस छापेमारी कर रही है। यूपी एसटीएफ फरीदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है जैसे ही उसको ये सूचना मिली कि उसका साथी पकड़ा गया है विकास दुबे को, और विकास दुबे भी फरीदाबाद के इस ओयो होटल में ठहरा था। अब पुलिस के गिरफ्त में कब आता है विकास दुबे, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन छापेमारी के लिए जिस तरीके से फरीदाबाद की पुलिस वहां पर पहुंची थी, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को यह भी बताया है कि वहां पर गोलीबारी भी हुई। हालांकि इसकी कोई पुष्ट रिपोर्टें नहीं है, सिर्फ प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसा कहा है। उधर अगर हम बात करें भारत चीन की, तो ठीक है कि चीन की सेना पीछे हट गई है, लेकिन भारत पूरी तरह से निगरानी बनाए है, और हमारे जो भी हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर हैं या वहां पर हमारे जो एयरबेस पर जो भी हमारे जहाज, खासतौर पे जंगी जहाज तैनात हैं, वो लगातार गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चीन की तरफ से कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। और ये एक तरीका भी है चीन पर दबाव बनाए रखने का, जिसमें भारत लगातार सफल हो रहा है। भारत ने शुरू से ही चीन पर जिस तरीके से दबाव बनाए रखा, विभिन्न मोर्चों पर वो दबाव काम आया है। तो ये जो दबाव हमारी वायुसेना की तरफ से लगातार बनाया जा रहा है, वो भी एक अच्छी चीज है, और खासतौर पर इसमें सफलता भी दिख रही है। उधर अगर बात करें देश में कोरोना वायरस के मामलों की, तो आज देखिए अनलॉक 2 में 7वां दिन है। 7वें दिन 7 लाख के पार है मामले संक्रमण के, और खासकर पे अगर हम देखें पश्चिम बंगाल में स्थिति बिगड़ी है। आज एक ही दिन में 25 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई है। लॉकडाउन को वहां पर और बढ़ाने का और पाबंदियां कड़ी करने का फैसला किया सरकार ने। दिल्ली में कुछ स्थिति सुधरी है, मुंबई में कुछ स्थिति सुधरी है, महाराष्ट्र में ओवरऑल देखें तो 5000 से ज्यादा मामले आज भी रहे। तो संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत भरी बात यह है कि हमारी जो स्वस्थ होने की दर है 60% से ऊपर है। इसके अलावा जो कोरोना की जो वैक्सीन बन रही है, उसका मानव परीक्षण का काम आज से शुरू हो गया है। आईसीएमआर ने जहां जहां जिन अस्पतालों को दिया था मंजूरी कि आप मानव पर परीक्षण कीजिए, तो वहां पर आज से ट्रायल शुरू हो गया है। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल की, और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे सीबीएसई ने बड़ी राहत दी है छात्रों को। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों का जो पाठ्यक्रम है सालाना 30% तक कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, दरअसल जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए अब ये हो गया है कि इनको परीक्षाएं देनी होंगी, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी कोविड-19 का खतरा टला नहीं है, इसलिए सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके अलावा आपको नेपाल के दोगलेपन के बारे में बताएंगे, किस तरीके से नेपाल की राजनीतिक पार्टियां चाहे पक्ष की हों विपक्ष की हों कैसे दोगलापन कर रही हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कैसे भारत का साथ देने पर नेपाल की एक सांसद को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। लेकिन पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को लॉकडाउन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के दायरे में विस्तार करने का निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा वृद्धि को काबू करने के मद्देनजर 9 जुलाई से कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि निरुद्ध क्षेत्र और इसके आसपास के बफर जोन को एक साथ मिलाकर व्यापक आधार वाला निरुद्ध क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां गुरुवार शाम 5 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन इन इलाकों के निवासियों के लिए आवश्यक सामानों की आपूर्ति उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आलापन बंदोपाध्याय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ये व्यापक निरुद्ध क्षेत्र सख्त लॉकडाउन के अधीन होंगे और सभी सरकारी और निजी कार्यालय, सभी गैर आवश्यक गतिविधियां, समारोह, परिवहन, सभी बाजार, औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि लॉकडाउन के यह ताज़ा निर्देश कब तक लागू रहेंगे। उधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कोविड-19 संकट के बीच
छात्रों पर से पढ़ाई का बोझ कम करने के उद्देश्य से अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम को 30% तक कम कर दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को यह घोषणा की। मूल विषयों को बरकरार रखते हुए पाठ्यक्रम को छोटा किया गया है। निशंक ने ट्वीट किया, देश और दुनिया में व्याप्त असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर से भार कम करने की सलाह दी गई थी। उन्होंने लिखा, मैंने इस फैसले पर कुछ सप्ताह पहले शिक्षाविदों से सुझाव मांगे थे और मुझे खुशी है कि हमें 1500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इस शानदार प्रतिक्रिया के लिए सभी को धन्यवाद। उन्होंने कहा, शिक्षा के महत्व के मद्देनज़र मूल विषयों को बरकरार रखते हुए पाठ्यक्रम को 30% तक कम करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संबंधित पाठ्यक्रम समिति ने बोर्ड के निदेशक मंडल की अनुमति मिलने के बाद पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव को अंतिम रूप दे दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बोर्ड ने स्कूलों के प्रमुखों और शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि जिन विषयों को हटा दिया गया है उन्हें दूसरे विषयों से जोड़ने के लिए ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि आंतरिक मूल्यांकन और साल के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के विषयों में कोई कमी नहीं की गई है। पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT पहले ही एक वैकल्पिक कैलेंडर और अध्ययन के तरीकों को अधिसूचित कर चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश भर के विश्वविद्यालय और स्कूल 16 मार्च से बंद हैं। कोविड-19 के चलते 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जो अगले दिन से लागू हो गया था। हालांकि सरकार कई तरह की पाबंदियों में ढील दे चुकी है, लेकिन स्कूल तथा कॉलेज अब भी बंद हैं। उधर कॉलेज छात्रों ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द नहीं करने के फैसले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि उन्हें परीक्षा का नहीं बल्कि सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैलने का डर है। छात्रों ने ट्विटर समेत सोशल मीडिया मंचों और ऑनलाइन याचिकाओं के माध्यम से आपत्ति जताई और हैशटैग स्टूडेंट्स लाइव्स मैटर यानी छात्रों का जीवन मायने रखता है का इस्तेमाल किया। 46,000 से अधिक छात्रों ने एक ऑनलाइन अपील पर हस्ताक्षर किए। इस याचिका में कहा गया है, हम अंतिम वर्ष के छात्र सरकार की जांच किट नहीं हैं, हमें परीक्षाओं का डर नहीं है, बल्कि हमें सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैलने का भय है। हम परीक्षा केंद्रों में सामाजिक दूरी बनाए रख सकते हैं, लेकिन छात्रावासों में साझा शौचालयों और साझा भोजनालयों का क्या विकल्प है। Change.org पर इसी प्रकार की एक अन्य याचिका पर 75,000 से अधिक छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक आयोजित किए जाने के संबंध में सोमवार को घोषणा की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की तरफ से जारी संशोधित दिशा निर्देशों के मुताबिक सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे पाने में असमर्थ छात्रों को एक और मौका मिलेगा और विश्वविद्यालय जब उचित होगा तब विशेष परीक्षाएं आयोजित करेंगे। मंत्रालय का यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हरी झंडी दिए जाने के बाद आया है, जिसमें उसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रिया के तहत परीक्षाएं आयोजित करने की मंजूरी दी थी। उधर चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा में झड़प वाले क्षेत्रों से अस्थायी ढांचों को हटा दिया है और मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी रहा। भारतीय सेना उनकी पीछे हटने की गतिविधि पर कड़ी नज़र रख रही है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। गोग्रा और हॉट स्प्रिंग्स टकराव वाले ऐसे बिंदु हैं जहां पिछले 8 सप्ताह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों ने बताया कि इन दो क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटने का काम 2 दिन में पूरा होने की संभावना है और इन क्षेत्रों से चीनी सेना द्वारा सैनिकों की पर्याप्त वापसी भी की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को टेलीफोन पर बात की थी, जिसमें वे वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों के तेजी से पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा करने पर सहमत हुए थे, जिसके बाद सोमवार की सुबह सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना क्षेत्र में सैनिकों की वापसी के मद्देनजर अपनी निगरानी को कम नहीं कर रही है और किसी भी घटना से निपटने के लिए उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखना जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि दोनों सेनाओं के बीच सैनिकों की वापसी प्रक्रिया के पहले चरण के बाद इस सप्ताह के अंत में और बातचीत होने की उम्मीद है। उधर नेपाल के विपक्षी दलों ने मंगलवार को केपी शर्मा ओली सरकार की अपरिपक्व विदेश नीति के लिए उसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह पड़ोसियों के साथ देश के रिश्तों को बाधित कर रही है। पिछले महीने रणनीतिक रूप से अहम 3 भारतीय क्षेत्रों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को देश के अपडेटेड राजनीतिक मानचित्र में शामिल करने के उनकी सरकार के कदम के बाद से ही प्रधानमंत्री ओली कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं।
चीन की तरफ अपने झुकाव के लिए चर्चित ओली पर भारत विरोधी बयानों के लिए प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी दबाव है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पिछले हफ्ते ओली के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा था कि उनका यह बयान कि भारत उन्हें हटाने की साजिश रच रहा है ना तो राजनीतिक रूप से सही था, ना ही कूटनीतिक रूप से उचित। काठमांडू पोस्ट अखबार की खबर के मुताबिक विपक्षी दलों की मंगलवार को संपन्न हुई एक बैठक में कहा गया कि ओली सरकार ने बेहद असंतुलित और गैर जिम्मेदाराना विदेश नीति अपनाई है जो पड़ोसियों के साथ नेपाल के रिश्ते को बाधित कर रही है। खबर के अनुसार बैठक में कहा गया कि नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक अपरिपक्व विदेश नीति आचरण के कारण पड़ोसियों से रिश्ते बिगड़े हैं और बेहद जटिल हो गए हैं। एनसी के उपाध्यक्ष विमलेंद्र निधि ने भारत का नाम लिए बगैर कहा, बैठक में यह पाया गया कि सरकार की अपरिपक्व विदेश नीति की वजह से नेपाल को पड़ोसियों से अच्छे संबंध बरकरार रखने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। रोचक बात यह है कि एनसी और जेएसपी ने पिछले महीने नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार करने संबंधी ओली सरकार के संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया था। उधर नेपाल के एक सांसद को उनकी पार्टी ने मंगलवार को इसलिए बर्खास्त कर दिया कि उन्होंने देश के संशोधित नक्शे को स्वीकृति देने के लिए संविधान संशोधन की सर्वसम्मति से मंजूरी देने के निर्णय का उल्लंघन किया था। नक्शे में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया। यह जानकारी मीडिया की खबरों से मिली। विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी यानी जेएसपी ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए सरिता गिरी को बर्खास्त करने का निर्णय किया। उधर सावन का महीना है। सावन के महीने में कांवड़िए, खासतौर पर उत्तर भारत से कांवड़िए जगह जगह से सब लोग हरिद्वार जाते थे और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचते थे हरिद्वार। वहां से गंगा जल लाकर शिव मंदिर में जाकर शिवालयों में अर्पित किया जाता था जल। और जगह जगह आप देखिए कि कैसे उनके लिए स्वागत के द्वार बने होते थे, उनके ठहरने की, खाने की व्यवस्था होती थी। और पूरा जो रहा है पूरे हरिद्वार से लेकर दिल्ली या अन्य राज्यों तक की, तो पूरी एकदम जगमग हुआ करती थी। लेकिन इस बार कोविड-19 काल में ऐसा नहीं है। कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी है और हरिद्वार में खासतौर पर पाबंदियां अब ज़्यादा लगा दी गई हैं कि क्योंकि इस तरीके की रिपोर्टें मिली थी कि कांवड़िए इधर उधर से कहीं ना कहीं से पहुंच रहे हैं हरिद्वार में, तो वहां पर कोरोना वायरस का खतरा ना फैले, इसके लिए प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। अब आप देखिए कि किस तरीके से बिना वैध पास के किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और इन पाबंदी के चलते राजमार्ग पर लंबा जाम भी लग रहा है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने निर्णय किया है और खासतौर पर जो एनसीआर के मुख्यमंत्री हैं और जो सरकारें हैं उनको विश्वास में लेकर निर्णय किया है और यही सबके हित में है। श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन घर पर रहकर उसको आस्था को व्यक्त कीजिए। और शिव भगवान भी चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये जल्द से जल्द हटे, जल्द से जल्द खत्म हो, उनके भक्तों का भला हो। भक्तों का भला निश्चित रूप से होगा, लेकिन बस सतर्कता और सुरक्षा के उपाय करते रहिए।